हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को, जो हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम आदिकाल के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य की व्युत्पत्ति कैसे हुई और रासो साहित्य कितने प्रकार के हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हम इसमें से जो भी 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, मैं उसको आपको बताती रहती हूँ, आप उसे लिखते चलिएगा, जिससे कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएँ। जैन रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान तो थे, परंतु रासो ग्रंथ वीर गाथा परक थे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आदिकाल वीर गाथा काल भी कहते हैं इसे। तो इसमें सिर्फ वीरों की गाथाओं का वर्णन किया जाता था। यह जो कवि थे ना, वो जिस भी राजा के आश्रम में रहते थे, उनकी वीरता का अतिशयोक्ति वर्णन करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जैन रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से तो प्रधान थे, क्योंकि जैन काव्य में ज़्यादातर धर्म की दृष्टि से ही लिखे जाते थे। लेकिन वो जो बाकी रासो ग्रंथ है ना, वो वीर गाथा परक थे। रासो ग्रंथों की विषय सूची का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। रासो काव्य के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। रासो काव्य वीर रस प्रधान है। रासो ग्रंथों के विषय में जानने से पूर्व रासो की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। और ये जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति है ना, इस पर बहुत सबके विचार अलग अलग हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है और इसमें से क्वेश्चन पेपर में आता है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो ग्रंथों के आधिक्य को देखकर यह विवाद आज भी अनसुलझा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फ्रांसीसी साहित्यकार गार्सा दी तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय शब्द को बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ से नोट करते चलिए कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसके अनुसार रासो को किसने क्या कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले है फ्रांसीसी साहित्यकार गार्सा दी तासी। इनके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय शब्द से हुई है, परंतु इस काल में ना तो राजसूय यज्ञ प्रचलित थे और ना ही इस काल की रचनाओं में कोई इसका वर्णन दिखाई पड़ता है। तो फ्रांस में बैठे बैठे साहित्य लिखने की कोशिश करते करते गार्सा दी तासी की समझ में परिपक्वता नहीं दिखाई देती, ये बुक में कहा गया है। ठीक है, तो पहला हुआ कि फ्रांसीसी साहित्यकार गार्सा दी तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से बताई है। ठीक है, सेकेंड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके कथनों को, इनकी बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो इनके अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से ढूंढने की कोशिश की गई है। संभवतः उन्होंने बीसलदेव रासो में प्रयुक्त इस शब्द की बार बार आवृत्ति को देखकर ऐसा अनुमान लगाया है, क्योंकि बीसलदेव रासो में बार बार रसायन शब्द की आवृत्ति आई है, तो शायद उन्हें ऐसा लगा है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है। बीसलदेव रासो की एक पंक्ति जिन्होंने रसायन शब्द का उल्लेख किया है को उन्होंने इसका आधार बनाया था। इसमें कहा गया था 1272 मझारी जेठवती नवदी बुधवारी नाला रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। ओके, तो सेकंड हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो की व्युत्पत्ति रसायन को मानते हैं। बस आपको ये नोट करना है। फिर है पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयश अथवा रहस्य से मानी है, जो वास्तव में प्रासंगिक नहीं है। नरोत्तम स्वामी रसिक और चंद्रबली पांडे नाट्य रासक से इस शब्द की व्युत्पत्ति तलाशते हैं, परंतु इसके पीछे तर्क को उद्घाटित नहीं करते। तो देखिए, यहाँ पे हमें पता चला कि पंडित हरप्रसाद शास्त्री रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयश से अथवा रहस्य से मानते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये भी प्रासंगिक नहीं है। नरोत्तम स्वामी रसिक और चंद्रबली पांडे नाट्य रासक से इस शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। गार्सा दी तासी जिन्होंने इसे कहा है राजसूय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रसायन माना है, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने माना कि रासो की उत्पत्ति राजसूय या रहस्य से हुई है, और नरोत्तम स्वामी ने रसिक से माना है, और चंद्रबली पांडे ने नाट्य रासक से इस शब्द की व्युत्पत्ति तलाशने की कोशिश की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य हरचारी प्रसाद द्विवेदी ने नाट्य रासक से उद्धृत माने। तो इन दोनों के विचार मिलते थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य हरचारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति नाट्य रासक से मानी है। रामकुमार वर्मा जी ने संदेश रासक में प्रयुक्त 29 मात्राओं के रासक छंद से रासक शब्द को व्युत्पन्न माना, और इसकी मान्यता भी पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, तो अभी तक उनमें कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि किसने जो माना है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है।
रासो काव्य का वर्गीकरण इसके गीत नृत्यपरक होने तथा बहुछंदमयी होने को भी है। शारदा तनय के भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में लास्य नाम नृत्य से रासक की व्युत्पत्ति मानी गई है। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शारदा तनय का एक ग्रंथ है भाव प्रकाश, उसमें लास्य नृत्यक है, उससे माना गया है कि रासक की उत्पत्ति हुई है। आदिकालीन ग्रंथों में चंदनवाला रास, जीवदया रास, भतेश्वर बाहुबली रास इत्यादि को देखकर इन्हें नाट्य रासक से संबंधित बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। और नृत्य रासक परक रासों की श्रेणी में इसे रखा गया है। अब बात है आचार्य शंभु और विरहोक। इन दोनों विद्वानों ने रासो काव्य में प्रयुक्त शताधिक छंदों को देखकर इसकी उत्पत्ति छंद विविधता से देखने की कोशिश की है, क्योंकि शताधिक छंद थे रासो काव्य में, तो उन्होंने कहा कि इसकी व्युत्पत्ति छंद विविधता से हुई है। उपरोक्त दोनों मतों का परीक्षण करते हुए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का यह निष्कर्ष है। कौन से मतों को देखते हुए? आचार्य शंभु और विरहोक के जैसे विद्वानों के मतों को देखते हुए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त यह निष्कर्ष निकालते हैं कि रासो काव्य का अंतर छंद विविधता अथवा गीत नृत्यपरक रासों के आधार पर नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर भी ये विवाद है। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे नहीं हो सकता, वो इससे सहमत नहीं है। जैन रास ग्रंथों और वीरतापरक रासों ग्रंथों दोनों में एक से अधिक छंद देखे जा सकते हैं। वस्तुतः रास या रासों से कोई भी अंतर नहीं है। रास का हो या रासों का हो, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ये मत था डॉक्टर माता प्रसाद का। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ कथा काव्य होता है। वे रासों का विकास क्रम निम्न प्रकार से मानते हैं। वह कहते हैं कि रसिक, रासौ, रासो। ठीक है, तो डॉक्टर नरोत्तम स्वामी का क्या मत था कि इन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा का शब्द है रसिक, उससे ही रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। रासो शब्द के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता अंशतः वैज्ञानिक लगती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें जो ज़्यादा वैज्ञानिक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत। उन्होंने रासक शब्द से रासों को व्युत्पन्न माना है। द्विवेदी जी ने भी आगे कोई और मत वैज्ञानिक नहीं दिखाई देता, तो इनके आगे कोई और मत है ना जिससे कहा है कि रासों की व्युत्पत्ति हुई है, ये वैज्ञानिक नहीं लगता, केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी को छोड़कर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते थे? ये कहते थे रस शब्द से रासों का निष्पन्न हुआ है। चंद्र बदाई द्वारा पृथ्वीराज रासों में दिया गया रासों की उत्पत्ति का प्रमाण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के तर्क का आधार है। चंद बरदाई भी रासो, राउस या रासक शब्दों को रसों से ही व्युत्पन्न मानते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमें हिंदी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो सब आप इसके नोट कर लीजिए, जिससे कि कॉपी में लिखे होंगे तो आपको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं। रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। हम इसमें सारे ही ग्रंथ पढ़ेंगे। बीसलदेव रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, बुद्धि रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो और हमें रासो। उपरोक्त ग्रंथों में से कुछ का वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बीसलदेव रासो को। बीसलदेव रासो ग्रंथ के रचयिता नरपति नाले थे। इसे नोट करते रहिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अभी सारे रासों के रचयिता के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो साथ साथ लिखना कि बीसलदेव रासो को किसने लिखा है? नरपति नाले ने। इसकी रचना कब हुई है? 1515 ईस्वी में। यह हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ कवि मानी जाती है। इसमें भोज परमाल की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की सरस शैली में कथा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, कौन से थे? कि भोज परमार की पुत्री थी राजमती और अजमेर के राजा थे बीसलदेव तृतीय। उनके पहले दोनों का विवाह, वियोग और फिर कैसे उनका पुनर्मिलन हुआ है, इस कथा को बताया गया है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चले जाते हैं। 12 वर्ष तक राजमती उनके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? बीसलदेव रासो के रचयिता कौन थे? नरपति नाले। या फिर ये पूछा जा सकता है कि नरपति नाले ने किस ग्रंथ की रचना की? वो थी बीसलदेव रासो। तो कब हुई थी इसकी रचना? 1515 में हुई थी। किसका वर्णन है? भोज परमाल की पुत्री राजमती और
अजमेर के राजा बीसलदेव का, बीसलदेव तृतीय। किस बात का वर्णन है? इसमें उनके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। क्या हुआ था इसमें? राजा थे, वो राजमती की बातों से रुष्ट हो गए थे और उड़ीसा चले गए थे। 12 सालों तक वो उनसे अलग रहे, तो 12 सालों तक राजमती उनके विरह में दुखी रही, ठीक है। और उनका मन करता था कि वो भी जंगल में रहने चली जाए। राजभवन की दीवारों को वो कोसती थी और उनकी सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि हो गई थी, ठीक है। आगे है इससे संबंधित बीसलदेव रासो 125 ग्रंथों की एक प्रेम परक रचना है, जिसमें मेघदूत व संदेश रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। श्रृंगार के संयोग व वियोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि श्रृंगार रस में वियोग रस भी होता है और संयोग रस भी होता है, तो उसका बहुत ही अत्यंत मार्मिक चित्र कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है, क्योंकि जब श्रृंगार रस में संयोग को दिखाते हैं तो बहुत ही प्रकृति के रमणीय चित्रों का भी उसमें वर्णन होता है कि प्रकृति कितनी सुंदर है, ठीक है। तो 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो 12 मास है ना, 12 महीने होते हैं और उसमें जो ऋतुएं आती हैं उसका प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग उद्दीपन का कार्य करते हैं। ये था हमारा बीसलदेव रासो से कनेक्टेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इतने पार्ट में आएगा। इसमें से 7-8 क्वेश्चन बनेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं खुमान रासों को। खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय नामक कवि थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका रचनाकाल 9वीं शताब्दी है, क्योंकि इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ के राजा मीन्स नरेश खुमाण के युद्धों का वर्णन है, क्योंकि राजा को नरेश भी कहा जा सकता है। तो 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमाण के युद्धों का चित्रण किया गया है, किसमें? खुमान रासों में। इसके कवि कौन थे? दलपति विजय थे, ठीक है। और इसकी रचना काल है 9वीं शताब्दी। राजस्थान के कुल कृत संग्रहों में इसको 7वीं शताब्दी की रचना बताया गया है, क्योंकि इसमें 7वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। तो उन्होंने कहा कि अगर 7वीं शताब्दी तक के राजाओं का वर्णन है तो 7वीं शताब्दी होना चाहिए, 9वीं शताब्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कवि इतने लंबे समय तक तो जीवित नहीं रह सकता। तो अगर ये 9वीं शताब्दी की बात है तो ये 7वीं शताब्दी का हो सकता है, क्योंकि 7वीं शताब्दी तक के राजाओं का इसमें वर्णन है। तो जो 7वीं शताब्दी के राजाओं का वर्णन कर सकता है वो उससे पहले की शताब्दी के वर्णन भी किया जा सकता है उसमें। तो ये कहा गया है कि जो राजस्थान के संग्रहक है ना, उन्होंने इसको 7वीं शताब्दी का माना है, ठीक है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल किसका मानते हैं इसको? 9वीं शताब्दी का। ये भी आ सकता है, अगर आ जाए उसमें कि रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है तो आप इसे 9वीं शताब्दी का कहोगे खुमान रासों को, लेकिन अगर वैसे कहा जाए तो ये 7वीं शताब्दी का भी है। परंतु लेकिन आगे क्या कहा गया है कि परंतु यह सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी ही है, ठीक है। तो राजस्थान के कृत संग्रहों ने इसे कहा गया कि 7वीं शताब्दी का, लेकिन फिर वास्तविकता का जब पता लगाया गया तो इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी ही है। आरंभिक हिंदी के प्रयोग से इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही है या नहीं इसको भी ढंग से पता नहीं है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है, ठीक है। तो अभी तक इस पर विवाद है कि इसको 7वीं शताब्दी का माना चाहिए 9वीं का, लेकिन फिलहाल इसे 9वीं शताब्दी का ही माना जा रहा है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल भी इसे 9वीं का ही मानते हैं। और सबसे बड़ी एक ये जो क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि इस ग्रंथ का प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति कहाँ रखी गई है, कहाँ पे हाथ से लिखी गई इसकी ओरिजिनल कॉपी है, तो वो लिखी गई है पूना संग्रहालय में। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। आगे है, इस ग्रंथ में रचना 5000 छंदों में की गई है। राजा के युद्धों एवं विवाहों के सरल वर्णनों में इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। वस्तुतः वर्णनों के अंतर्गत नायिका भेद एवं षड ऋतु वर्णन भी मिलता है, जैसे 6 ऋतुएं होती हैं तो इसका भी वर्णन मिलता है। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद है। काव्य वीररस एवं श्रृंगार रस की धाराओं से ओतप्रोत है। इसमें वीररस भी बहुत है और श्रृंगार रस भी बहुत है। वस्तुतः वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है। दोहा, सवैया आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं और इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम परमाल रासों के बारे में। परमाल रासों के रचयिता जगनिक थे। जगनिक महुआ के राजा परमदेव के आश्रित थे। इन्होंने आल्य एवं उदल 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया है। तो देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि परमाल रासों के रचयिता कौन है? जगनिक। या जगनिक ने कौन सी रचना की? तो परमाल रासों। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकता है। तो और जगनिक कहाँ के किस राजा के आश्रित थे? वो थे महुआ के राजा परमदेव के।
अब इसमें पूछा जाए कि परमाल रासों में किसका वर्णन किया गया है, तो आला और उदल दो वीर सरदार थे, इनकी वीरतापूर्ण लड़ाइयों का इसमें वर्णन किया गया है। इसी आधार पर इसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी माना गया है। यह वीर प्रधान रस सर्वश्रेष्ठ काव्य है। अगर वीर प्रधान रस सर्वश्रेष्ठ काव्य पूछा जाए तो वह है परमाल रासो, क्योंकि इसमें दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके नाम क्या है, आला और उदल। आज भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है। श्रोताओं का हृदय वीर से भर जाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन आला खंड नाम से कराया था। ठीक है, तो जो गांव में है आज भी इसे परमाल रासो को गाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसको सुनते ही लोगों का मन वीर से भर जाता है। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन किसने कराया था और किस नाम से कराया था, वो कराया था चार्ल्स इलियट ने, और आला खंड के नाम से कराया था। जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम प्रसाद दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित कर उसे नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित कराया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो चार्ल्स इलियट ने कराया था, लेकिन आला खंड के आधार पर फिर इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित करने के लिए उसे कहाँ पे प्रकाशित कराया, उसे कराया था नागरी प्रचारणी सभा में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा, सुनिएगा और अपनी कॉपी पे नोट करते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट में भी आते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी अर्ध प्रमाणिकता को ही स्वीकार करते हैं। पृथ्वीराज रासो की भांति इसे भी अर्ध प्रमाणिक माना गया है। तो पृथ्वीराज रासो को भी हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से जो साहित्यकार हैं वो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कोई प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, और इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासो को भी अर्ध प्रमाणिक माना है। अब पढ़ लेते हैं हम पृथ्वीराज रासो के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बदाई ने की थी। इस ग्रंथ का वर्णन विषय पृथ्वीराज की वीरगाथा का वर्णन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। तो देखो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से बन सकते हैं कि चंद्र बदाई ने किसकी रचना की, पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, चंद्र बदाई ने। ओके, इस ग्रंथ का विषय वर्णन क्या है, ये पृथ्वीराज जो राजा थे, चंद्र बदाई उनके राजकवि थे और उनके दोस्त भी थे, उनके मित्र भी थे। तो उन्होंने इसमें पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की वीरगाथा का वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है, तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और अगर ये पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है, तो उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, हिंदी की रचनाएं तो बहुत सारी हैं, अगर प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है ना हिंदी का, तो पृथ्वीराज रासो है। चंद्र बदाई पृथ्वीराज के मित्र तथा दरबारी थे। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी में हुआ था। उस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो देखो पहले था जो हमने पढ़ा था उसकी प्रति कहाँ थी, पूना में थी। और ये अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियां कहाँ पर हैं, तो वो उदयपुर के संग्रहालय में हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी कारण इस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, और चौथा संस्करण जो कि सबसे छोटा है उसमें 1300 छंद हैं। तो जो बड़े संस्करण हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा होगा। तो छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। रासो की प्रमाणिकता तो संदिग्ध है, परंतु उनका काव्य सौंदर्य अक्षुण है। इसमें वीर व श्रृंगार रसों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या कहा है, वैसे तो ऐतिहासिक चरित्र काव्य है लेकिन फिर भी ऐतिहासिक तथ्यों का इसमें अभाव है। तो इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। कोई इसे प्रमाणिक मानता है, कोई इसे प्रमाणिक नहीं मानता और कोई इसे अर्ध प्रमाणिक मानता है। लेकिन इतना होने पर भी इनका जो इस काव्य का सौंदर्य है ना वो अक्षुण है, यानी कि बहुत ही अच्छा है। इसमें वीर और श्रृंगार रसों का प्रयोग हुआ है। तो आदिकाल में ज़्यादातर वीर रस या श्रृंगार रस की ही कविताएं लिखी जाती थी। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ काव्य है। इसके वृत्त संस्करण में 69 सर्ग हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इसके वृत्त संस्करण में कितने सर्ग हैं, वो हैं 69। इसको समय भी कह सकते हैं। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। विजयपाल रासो एवं हम्मी रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। यहाँ से भी नोट कर लेना कि विजयपाल रासो और हम्मी रासो कौन सी रचनाएं हैं, वो अपभ्रंश की हैं।
और जबकि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित रचना रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ साहित्यकार इसे प्रमाणिक, कुछ अर्ध प्रमाणिक और कुछ इसे अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो और इसकी प्रमाणिकता के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के संदर्भ में विद्वानों ने कई वर्ग बन गए हैं। डॉक्टर सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मेषबंधु, कर्नल टाड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा में प्रकाशित हुआ है वही प्रमाणिक है। ठीक है, तो प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं इसमें इसको पृथ्वीराज रासो को? वो मानते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मेषबंधु, कर्नल टाड आदि। उन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। कौन सा ग्रंथ? जो संस्करण सभा में प्रकाशित हुआ है। दूसरा सर्ग रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा, श्यामल दास, गौरीशंकर, हरिचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है, जो रासो को सर्वथा अप्रमाणिक घोषित करते हैं। तो अगर वैसे तो देखो, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, और इसे छंदों का अजायब घर भी कहा है, और इसे ये अप्रमाणिक भी मानते हैं। ठीक है, तो अगर अप्रमाणिक में पूछा जाए तो रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा, श्यामल दास, गौरीशंकर, हरिचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी प्रसाद आदि इसे अप्रमाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इसे अप्रमाणिक मानते हुए भी आदिकाल के अंतर्गत ही स्थान देते हैं। इन्होंने कहा कि है तो अप्रमाणिक, लेकिन फिर भी ये आदिकाल के अंतर्गत ही आता है। तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जिग्विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हैं, जिनकी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो को लिखा था, परंतु उसका मूल रूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो तृतीय वर्ग में कौन मानते हैं? पहले में था प्रमाणिक मानने वाले, फिर था अप्रमाणिक, और जो तृतीय वर्ग में है कौन है? वो मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनकी मान्यता कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को लिखा था, किंतु उसका मूल रूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। चौथा वर्ग है नरोत्तम दास जी का, जिन्होंने कहा कि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की। इनके मत में कोई भी विद्वान सहमत नहीं है। तो किसके मत से कोई भी विद्वान सहमत नहीं है? नरोत्तम दास जी से, क्योंकि नरोत्तम दास जी ने क्या कहा था कि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी। उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा था। ठीक है, मुक्तक के रूप में है, महाकाव्य के रूप में नहीं है। तो लेकिन इनके विद्वानों को नरोत्तम दास जी के मत से कोई भी विद्वान सहमत नहीं है। किसी भी विद्वान ने इनके मत को सही नहीं ठहराया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चंद्र बरदाई का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।